कि कैसे हम यूरिन को सिर्फ देख करके या फिर उसकी मात्रा समझ करके, कलर देख करके बता सकते हैं कि उसको क्या बीमारी हो सकती है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर फिजिकल यूरिन एग्जामिनेशन इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें सिर्फ हम लोग यूरिन को देख करके बता सकते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा छोटा करता हूँ साइड में, और देन हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं यूरिन एग्जामिनेशन को, है ना। ठीक है, तो अभी देखो सभी लोगों को मेरी स्क्रीन शायद सही से दिख रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हम लोग जब हम लोग पढ़ते हैं यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि यूरिन एक्चुअली बनती कहाँ से है, मतलब बनती कैसे है, और उसका हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे तो उसको कलेक्ट कैसे करना है, हमको कौन से कंटेनर में कलेक्ट करना है, और किस टेस्ट के लिए कौन से कंटेनर में किस टाइम कलेक्ट किया जाता है। तो ये और भी चीज़ें जो रहती हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे हमारे लिए। तो हम लोग जब अभी यूरिन एग्जामिनेशन पढ़ेंगे तो हम लोग सबसे पहले और भी कुछ एक दो पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, देन फिर हम लोग यहाँ पे यूरिन एग्जामिनेशन की बात करेंगे। जैसे कि हमारा जो पहला हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडेक्स क्या होगा। आज का हमारा जो पढ़ने का जो मोटिव है वो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको पॉइंटर का ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यूरिन जो है वो बनती कैसे है हमारी बॉडी में, किडनी कैसे यूरिन को बनाती है, किडनी में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, उसकी नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, और नेफ्रॉन्स के अलग अलग जो स्ट्रक्चर होता है कि जो ग्लोमेरुलस है उसका, या फिर जो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें, कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पे कैसे सिक्रीशन होता है, कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है, कौन कौन से पार्टिकल्स वहाँ से निकलते हैं। तो उसके बारे में जो यूरिन बनती कैसे है इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, कि हमको अगर पता रहेगा यूरिन बनती कैसे है तो हम जब एबनॉर्मल यूरिन आएगी हमारी बॉडी से तो हमको पता रहेगा कि कहाँ पे दिक्कत हो सकती है जिसके कारण एबनॉर्मल यूरिन आ रही है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले आज देखेंगे कि यूरिन बनती कैसे है। तो दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि यूरिन सैंपल कलेक्ट कैसे किया जाता है। कई टेस्ट होते हैं जिनके लिए हमको सुबह खाली पेट, मतलब सुबह का सैंपल चाहिए रहता है, या फिर कई सैंपल रहते हैं जिसमें हम कभी कभी सैंपल ले सकते हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह की टेस्टिंग करनी है तो, या फिर कई बार हमको किडनी की फंक्शनिंग जाननी है, या फिर हमको ये देखना है कि किडनी में 24 घंटे में किडनी कितना प्रोटीन फिल्टर करके बाहर निकाल रही है बॉडी से। तो उस टाइम पे हम लोग 24 घंटे यूरिन कलेक्ट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यूरिन सैंपल कलेक्ट एक्चुअली में कैसे किया जाता है अलग अलग टेस्टों के लिए। देन हम लोग बात करेंगे यूरिन सैंपल प्रिजर्वेशन के बारे में, कि यूरिन सैंपल जैसे हमारे पास सैंपल है और हमको अभी टेस्ट नहीं करना है, किसी भी कारण से हो सकता है, तो उस सैंपल को हमको रखना पड़ जा रहा है घर से कुछ घंटे के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए, तो हम उसको कैसे रख सकते हैं और उसकी प्रिजर्वेशन की मेथड्स क्या होंगी। जनरली हम लोग यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में सैंपल को रख देते हैं 2 से 6 डिग्री सेल्सियस में, जैसे कि, लेकिन हम उसको सिर्फ हम लोग कुछ घंटे के लिए, फिर लगभग 24 घंटे के आसपास से ज़्यादा हम लोग उसमें प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उसके बाद उसके बाकी और भी सेल्स वगैरह वो ख़राब होने लगती हैं और उसके केमिकल कंपोजिशन में भी दिक्कत आने लगती है। तो हम उसको रेफ्रिजरेट करके भी रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए अगर हमको रखना है तो। देन अगर से हमको केमिकल रेफ्रिजरेशन भी होता है कि हम लोग केमिकल कुछ डाल करके उसको हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग टाइप के केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हमारा आएगा यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसका मेन हमारा जो आज का पॉइंट है कि यूरिन का हम लोग फिजिकली उसका कलर देख के, उसकी क्लियरिटी देख के, उसकी ऑडियो से, वॉल्यूम देख करके, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख करके कितना गाढ़ा है, तो इन सब चीज़ों को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है उस मरीज को। ठीक है, तो फिर हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं बिल्कुल भी टाइम खराब ना करते हुए। हाँ, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं ना। देखो, यूरिन फॉर्मेशन को हम लोग 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, कि 3 पॉइंट्स होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि यूरिन हमारी कैसे बनती है हमारे किडनी के अंदर। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट हमारा होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं इनमें जो कैप्सूल हमारा है, इन कैप्सूल में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, मान लो जो ब्लड ने जितना प्रेशर इस कैप्सूल के ऊपर लगाया और कैप्सूल ने वापस में जितना प्रेशर इस ब्लड के ऊपर लगाया, इसके बीच में कुछ डिफरेंस पैदा हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि जो कैपिलरीज हैं वो 55 प्रेशर लगाती हैं, और ब्लड और इनका कैप्सूल और इसके कैप्सूल के बॉल का मिला करके लगभग हमारा 55 की जहाँ 45 प्रेशर इसका होता है, तो 55 और 45 को माइनस करके हमारा 10 जो है वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो हमारी जो ट्यूब यहाँ पे जो नेफ्रॉन होता है इसमें हमारा ब्लड से फिल्टर होकर के वाटर और कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे वेस्ट मटेरियल और हमारे वाटर और हमारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, ये सब चीज़ें हमारी फिल्टर होकर के हमारे नेफ्रॉन के अंदर आने लगती हैं। ठीक है,
क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ब्लड जो हमारे नेफ्रॉन में आ रहा है उसका प्रेशर 55 है, और जो इसकी बॉल और जो कैप्सूल जो प्रेशर लगा रहा है उसका दोनों का मिला करके 45 है। 45 और 55 माइनस करके जो 10 हमारा प्रेशर बचा है, mmHg में इस प्रेशर को नापते हैं हम लोग, है ना, कि mmHg है 10 mmHg जो प्रेशर डिफरेंस हमारे यहाँ क्रिएट हो रहा है, इसके कारण जो हमारी होती है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और जो भी यूरिन बनी हुई है, मतलब कि ब्लड जो है, ब्लड सेल्स वगैरह है, वापस से यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से वापस से ब्लड चला जाता है बॉडी में, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें फिल्टर हुई हैं हमारी, वो हो सकता है वाटर, हो सकता है वेस्ट मटेरियल, हो सकता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, कुछ चीज़ें जो है जो यहाँ से बाहर हमारी फिल्टर होकर के निकल जाती हैं। अब होता यह है कि कुछ चीज़ों की हमको बॉडी को वापस ज़रूरत पड़ती है, जैसे ग्लूकोज जो निकल चुका है यहाँ से, उसकी ज़रूरत बॉडी को पड़ती है, अमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है, सोडियम की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर जो है निकल जाता है, तो कुछ वाटर की ज़रूरत ही बॉडी को पड़ती है। तो जिन चीज़ों की बॉडी को ज़रूरत पड़ती है वो हमारी सेकेंड स्टेप में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब कि ट्यूब जो होती है, ये ट्यूब हमारी है, जो हमारी नेफ्रॉन की ट्यूब है और जो ब्लड की है जो हमारी कैपिलरी है, तो इनके बीच में जो है वापस से ब्लड कुछ चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इन कैपिलरी से वापस से ब्लड चला जाता है ब्लड वेसल्स में, तो उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्ब होना। तो यहाँ पे जो हमारा नेफ्रॉन है इसका दो पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी इसको हिंदी में शॉर्ट में बोला जाता है, और एक हमारा होता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये जो दो ट्यूब्यूल्स हैं, इन ट्यूब्यूल्स से हमारा क्या होता है कि अलग अलग जो हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पे फिल्टर होकर के यूरिन बन चुकी है जिसकी, ठीक है, तो उनसे मटेरियल वापस से हमारे ब्लड में ले लिया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, सोडियम हो गया, वाटर हो गया, और इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग लूप ऑफ हेनले। तो इस लूप ऑफ हेनले से हमारा वाटर जो है जो बच गया है, तो और वाटर हमारी बॉडी के अंदर वापस से जाता है। अगर यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ना हो तो बहुत सारी चीजें हमारी किडनी के माध्यम से बाहर जाने लगती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पीसीटी और डीसीटी में, बाकी जो जिन चीज़ों की जरूरत बॉडी को है वो वापस से हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, और जो वाटर वगैरह है वो हमारा क्या होता है वापस से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब हमारा दूसरा हो गया हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तीसरा हमारा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब कुछ और ऐसी चीजें रहती हैं जो कि हमारे ब्लड में बच जाती हैं, जो कि यहाँ से वापस से हमारे यूरिन में बाहर नहीं जा पाती हैं, तो वो आगे जा करके, ठीक है, आगे जा करके क्या होती हैं, वो वापस से ब्लड में जाती है, ब्लड से हमारे यूरिन में जाती हैं। जैसे कि कुछ ड्रग्स वगैरह जो हम लोग लेते हैं, कुछ टॉक्सिन्स, एसिड वगैरह, ये सब चीजें वापस से हमारी यूरिन की कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती हैं। तो एक बार शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं, हुआ क्या कि यूरिन कैसे बनती है। ब्लड जो है किडनी में जाता है, किडनी की एक यूनिट है नेफ्रॉन, वहां जाके पहुंचता है। ब्लड में एक प्रेशर रहता है जो कि हार्ट के जरिए क्रिएट किया जाता है। प्रेशर कितना रहता है, 60 mmHg या 55 mmHg, हम उसको बोलते हैं 55 मान के चलते हैं। 55 mmHg जो है इसका प्रेशर रहता है। 55 mmHg जो हमारे ब्लड है इसका प्रेशर है, और यहाँ पे जो हमारा कैप्सूल है और कैप्सूल के साथ साथ जो कैप्सूल की बॉल है वो प्रेशर हमारा लगा रही है 45 mmHg। तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 10 mmHg का। हमारे 10 mmHg प्रेशर डिफरेंस के कारण ब्लड से क्या होती है, नेफ्रॉन की ट्यूब में हमारी कुछ चीजें चली जाती हैं। उसमें क्या कहा जाता है, वाटर जाता है, और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ जरूरी चीजें भी चली जाती हैं यहाँ से हमारा। तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो दो चीजें हमारे यहाँ से यूरिन वाले ट्यूब में जा चुकी हैं, मतलब इस नेफ्रॉन के अंदर ट्यूब में जा चुकी हैं, वो चीज़ें जो हमको ज़रूरत है बॉडी को, जैसे वाटर हो गया, कुछ आयंस होते हैं, सोडियम वगैरह, अमाइनो एसिड्स। तो जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, वाटर जो कि जा चुका है वहाँ पे, अब उसकी बॉडी को ज़रूरत है, वो एक्स्ट्रा चला गया है यहाँ से ना, तो उसको बॉडी क्या करती है, वापस से रीएब्जॉर्ब करती है। इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो अब बॉडी ने क्या किया, यहाँ से फिल्टर किया, ट्यूब में वापस से रीअब्जॉर्ब हुआ। अब कुछ और चीजें हैं जो कि अभी ब्लड में हैं, अभी फिल्टर नहीं हुई थी वो, तो आगे जाकर के हमारा ट्यूबुलर जो सिक्रीशन हमारा होता है, इस ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या हो रहा है, हमारा वापस से वो यूरिन में चली जाती है। जिससे जो ड्रग्स वगैरह होती हैं या फिर जो एसिड्स वगैरह होते हैं वो हमारे वापस से हमारी यूरिन में चले जाते हैं। तो यूरिन 3 प्रोसेस में हमारे क्या हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है, जहाँ पे क्या होती है कि अलग अलग नेफ्रॉन से हमारी यूरिन आती है। जैसे एक नेफ्रॉन से आ गई, एक नेफ्रॉन से यहाँ से जाएगी, ऐसे अलग अलग नेफ्रॉन्स होते हैं। उन सभी नेफ्रॉन्स को मिल करके कलेक्टिंग डक्ट हमारी बनती है, और कलेक्टिंग डक्ट वापस जाती है किडनी के, हमारे किडनी में जाकर के खुलती है, वहाँ से हमारी यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देख लिया यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है हमारा। जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें 95% हमारा वाटर होता है और 5% वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। और जब इनमें जो नेफ्रॉन्स हमारे होते हैं, इनमें अगर से कोई प्रॉब्लम आ जाती है,
ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर हमको किडनी की डिसीज हमारी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे हमको कई बार जो अमाइनो एसिड्स हैं वापस से ब्लड में नहीं जा पाते हैं। तो अमाइनो एसिड इस तरह के प्रोटीन ही है हमारे, प्रोटीन है अमाइनो एसिड। तो जब अमाइनो एसिड वापस से बॉडी में नहीं जा पाता है तो वो अब यूरिन में ही रह जाता है। तो किडनी की प्रॉब्लम के कारण हमको यूरिन में यहाँ पे प्रोटीन्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी किडनी जो है, एक यूनिट की किडनी की जो एक यूनिट है नेफ्रॉन, वो ऐसे काम करती है हमारी, और ऐसे हमारी बनाती है यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन सब लोग समझ गए होंगे हमारा, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है हमारा पूरा। तो हमारे यहाँ पे जो होते हैं नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे, जो यहाँ पे यूनिट दिख रही है मेडुला जो हमारे दिख रहा है, यहाँ पे नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। वो नेफ्रॉन्स सारे हमारे इकट्ठे होते हैं रीनल पेल्विस में यहाँ पे, और वो हमारी कनेक्ट रहती है यूरेटर से। यूरेटर एक ट्यूब होती है लंबी सी, ठीक है, उसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। अब यूरेटर को करती है यहाँ पे जाकर के हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर जो है वहां पे जाकर के कनेक्ट होती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठी होती है, और जब यूरिन बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो हमारी यूरेथ्रा के जरिए पास कर दी जाती है। तो ये पूरा हमारा फ्लो चार्ट है कि कैसे यूरिन बनती है नेफ्रॉन्स में, और कैसे वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होकर के यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर चली जाती है, ठीक है। तो अगर से क्या हो कि इन नेफ्रॉन्स में कोई दिक्कत जाए, कलेक्टिंग डक्ट में, रीनल पेल्विस में, मतलब रीनल पेल्विस, नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट किडनी के अंदर की चीजें हैं, ठीक है। देन अगर से किसी को स्टोन हो जाए, किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है, यूरेटर में स्टोन हो सकता है, या फिर हमारी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। तो कहीं पे भी कोई स्टोन हो जाए तो दिक्कत जा सकती है। किडनी फेल्यूर, स्टोन, या फिर ब्लड अगर से किडनी के जरिए फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जा रहा है, तो इनमें अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम यूरिन के माध्यम से उसका पता लगा सकते हैं कि यार क्या दिक्कत है, फिर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है करके, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जब हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो यूरिन फॉर्मेशन को और हम लोग डिटेल में समझेंगे वहां पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यूरिन सैंपल कलेक्शन की। तो कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हम लोग लैब में करते हैं, जैसे कि किडनी डिजीज के लिए, डायबिटीज के लिए, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, या फिर प्रेगनेंसी या फिर ड्रग टेस्टिंग के लिए। तो इन सब टेस्ट के लिए अलग अलग टाइप से हम लोग यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं अपनी पैथोलॉजी लैब में, ठीक है। अब कैसे कलेक्ट करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ यूरिन कलेक्शन कैसे हो सकते हैं हमारे। तो पहला जो हमारा होता है रैंडम यूरिन सैंपल होता है, जो कि हम लोग कभी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको सुबह का सैंपल चाहिए है, या फिर रात का चाहिए, शाम का चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी हम इस सैंपल को ले सकते हैं। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, हम लोग जर्नल अगर कुछ चेकअप करना है हमको कि यार अभी देख लेते हैं डायबिटीज यूरिन में हमारी शुगर तो नहीं आ रही है, तो जर्नल चेकअप के लिए हम लोग यहाँ पे रैंडम सैंपल यूज करते हैं। और अगर ड्रग्स टेस्टिंग करनी है, मान लो कि हमको ये देखना कि बॉडी में ड्रग्स है कि नहीं है ना, कई बार ये फॉरेंसिक वाले भी इस टाइप की जांच कराते हैं। तो अगर ड्रग की टेस्टिंग करनी है, डायबिटीज की टेस्टिंग करनी, शुगर आ रही कि नहीं आ रही है, और जर्नल कुछ चेकअप करने हैं, तो उसके लिए हम लोग रैंडम यूरिन सैंपल ले सकते हैं यहाँ पे, है ना, जो कि हम लोग कभी भी ले सकते हैं 24 घंटे में। दूसरा हमारा होता है फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल। तो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल जो हमारा होता है वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के हार्मोनल टेस्ट या फिर किडनी की फंक्शनिंग जानने के लिए किया जाता है। कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे HCG हार्मोन होता है, ठीक है। HCG जो हार्मोन होता है उससे हमको पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है किसी व्यक्ति को। तो HCG हार्मोन जो है सबसे अच्छा, सुबह की यूरिन में सबसे ज्यादा मात्रा में हमको HCG हार्मोन देखने के लिए मिलता है। तो जो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल होता है उससे अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हमको सही रिजल्ट देखने के लिए मिले। दूसरा हमारा होता है किडनी की फंक्शनिंग, किडनी में क्या कैसे किडनी काम कर रही है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो उसको लिए हम लोग यहाँ पे सुबह का फर्स्ट यूरिन सैंपल लेते हैं, और हार्मोन्स वगैरह की जांच करने के लिए, ठीक है। तो हमारे इन 3-4 चीजों के लिए बेस्ट सैंपल होता है सुबह का फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल हमारा, ठीक है। तीसरा हमारा होता है मिड स्ट्रीम या फिर क्लीन कैच सैंपल। मिड स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, फिर क्लीन कैच सैंपल बोल सकते हैं। क्यों, इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले यूरिन के कुछ ड्रॉप को डिस्कार्ड करते हैं जब, है ना, और उसके बाद बीच की जो यूरिन रहती है, लास्ट की यूरिन में नहीं और पहले की यूरिन में, बीच की जो यूरिन होती है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मिड स्ट्रीम यूरिन। इसको हम लोग क्लीन कैच सैंपल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको अगर से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जांच करनी है, अगर हमको कल्चर करना है यूरिन का, ठीक है, देखना है कि यूरिन में कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग मिड स्ट्रीम यूरिन हम लोग कलेक्ट करते हैं। मिड स्ट्रीम यूरिन कब कलेक्ट करते हैं, अगर से हमको इन्फेक्शन की जांच करनी है, यूरिन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करते हैं। मिड स्ट्रीम यूरिन क्या होती है बता दिया हमने कि पहले कुछ ड्रॉप यूरिन का हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर बीच की जो यूरिन होती है उसको कलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, एक कंटेनर में। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं 24 आवर्स यूरिन सैंपल की। तो 24 आवर्स जो यूरिन सैंपल होता है, हम लोग क्या करते हैं कि 24 आवर्स में पूरा जो इतना यूरिन सैंपल हमारा आया हुआ है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 24 आवर्स में हम लोग क्या करते हैं कि
सुबह से लेकर के या फिर एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक काम करते हैं कि सुबह अगर से जब हम लोग सो करके उठते हैं तो एक बार हम लोग पूरे यूरिन सैंपल खाली कर देते हैं और पूरे यूरिन पूरे डिस्कार्ड कर देते हैं सुबह वाला। फिर देन सुबह से जो स्टार्ट होता है हमारा दूसरे दिन सुबह तक हमारा जो पूरे 24 घंटे में जो हमारा यूरिन सैंपल कलेक्ट हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कुछ टेस्ट के लिए, जैसे किडनी की फंक्शन जानने के लिए, प्रोटीन लेवल चेक करने के लिए कि पूरे 24 आवर्स में किडनी ने कितना प्रोटीन हमारा फिल्टर किया हुआ है। तो हमने बात करी 4 टाइप से हम लोग यहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं यूरिन का। एक रैंडम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, एक हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट मॉर्निंग का, फिर मिड स्ट्रीम का, और देन हम कलेक्ट कर सकते हैं 24 आवर्स का यूरिन सैंपल। तो इस टाइप से हमारे 4 टाइप के यूरिन सैंपल कलेक्शन हो जाते हैं। अलग अलग टेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूरिन सैंपल प्रिजर्वेशन की। कैसे हम लोग उसको अगर अभी टेस्ट नहीं करना है, बाद में टेस्ट करना है, तो हम लोग कैसे उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं यूरिन सैंपल को। ठीक है, हम लोग इसको इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इससे हम लोग के लगभग यूरिन से कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो 4 से 5 क्वेश्चन हमारी यूरिन से आते ही हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, फॉर्मेशन सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं यूरिन की, है ना। देन इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग देखेंगे। तो यूरिन सैंपल प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर से हमको देखना है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो जाए, क्योंकि नॉर्मल अगर हम लोग सैंपल कलेक्ट करके उसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं और कुछ घंटे के लिए रखा रह जाता है तो उसमें अननेसेसरी बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो जाती है। कुछ केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, जो उसकी सेल्स जो हैं, हमारे पास सेल है आरबीसी है, उनकी मार्फोलॉजी चेंज हो सकती है, फिर सेल डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो हमको गलत रिजल्ट ना मिले टेस्ट करने पे, इसलिए हम लोग उसको अगर अभी टेस्ट नहीं करना है, बाद में टेस्ट करना है। कई बार तुरंत सैंपल लेकर के तुरंत कल्चर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको 2-4 घंटे के लिए कैसे प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोग को यहाँ पे सैंपल प्रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है यूरिन सैंपल की। तो कैसे करते हैं प्रिजर्वेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन क्या है? 2 टाइप की मेथड है। एक हमारी है कि हम लोग उसको रेफ्रिजरेट में रख सकते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरा हमारा है कुछ केमिकल डाल करके उसको हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। रेफ्रिजरेट करके रखने का फायदा यह होता है कि हमको जैसे यूरिन है वैसा का वैसा ही रहा आता है, लेकिन कुछ घंटे के लिए, हमारे 12 से 24 घंटे तक के लिए हम यहाँ पे रख सकते हैं उसमें। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। केमिकल में फायदा यह होता है कि हम लोग अलग अलग केमिकल डाल के अलग अलग टेस्ट के लिए सैंपल को प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन केमिकल में नुकसान है कि अगर हम एक टेस्ट को सही करने के लिए केमिकल डालेंगे तो वो दूसरे टेस्ट पे इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो अगर से हमको कोई स्पेसिफिक टाइप का टेस्ट करना है तो फिर हम उसके अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करते हैं। अगर हमको यूरिन टेस्ट करना है शुगर, तो अलग टाइप के केमिकल का यूज़ करेंगे। अगर हमको बैक्टीरिया का देखना है कि बैक्टीरिया हम लोग के प्रिजर्व रहे तो उसके लिए अलग केमिकल डालेंगे। तो अलग अलग केमिकल हम लोग अलग अलग टेस्ट के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ हम वही टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है, दूसरा टेस्ट करने जाएंगे अगर दूसरे केमिकल डाल के, तो फिर वो क्या होगा कि वो उसका रिजल्ट गड़बड़ाएगा। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। रेफ्रिजरेशन की बात कर लेते हैं। तो हम लोग 24 आवर्स के लिए हम लोग यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में सैंपल को रख सकते हैं। क्यों रखते हैं? हम लोग रूटीन टेस्ट करना है, ग्लूकोज, प्रोटीन, माइक्रोस्कोपी वगैरह करनी है हमको यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे 24 आवर्स तक सैंपल को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हम कुछ प्रिकॉशन इस पर हम लोग को देखनी पड़ेगी कि हम लोग के क्रिस्टल बन सकते हैं 24 आवर्स, अगर हम लोग यहाँ पे 24 आवर्स रखते हैं यूरिन को रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो कुछ क्रिस्टल्स बन सकते हैं हमारे यूरिन के अंदर। और जब भी हम टेस्ट करें रेफ्रिजरेटर से निकाल के, तो पहले यूरिन को नॉर्मल टेम्परेचर पे जाने दें, उसके बाद ही हम लोग टेस्ट करें। तो इससे हमारा क्या होता है कि हमारे रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं जाती है। तो ये हमारा हो गया रेफ्रिजरेशन। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल प्रिजर्वेशन की। ठीक, तो देखो अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग टेस्ट के लिए, और उसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। तो हम तीनों चीज़ के बारे में बात करेंगे, अलग अलग केमिकल यूज़ करें। जैसे हमारा होता है कि 1 से 2% अगर बोरिक एसिड हम लोग यहाँ पे यूज़ करें, तो हम लोग कल्चर टेस्ट के लिए सैंपल को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसमें बैक्टीरिया की अननेसेसरी ग्रोथ नहीं होती है। जो बैक्टीरिया हैं हमारी यूरिन में वही बैक्टीरिया रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अगर से हम इसी सैंपल को जिसमें हम लोग ने बोरिक एसिड डाला हुआ है, अगर इसको शुगर या प्रोटीन टेस्ट के लिए हम लोग यूज़ करें, तो फिर वो उसकी रीडिंग हमारी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग थाइमोल यूज़ करते हैं। हम लोग प्रोटीन और कास्ट को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यहाँ थाइमोल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसमें कैल्शियम टेस्ट वगैरह करें तो कैल्शियम टेस्ट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है यूरिन का। ऐसे ही हमारा टोल्यूइन यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे एवापोरेशन से रोकने के लिए यूरिन को, लेकिन हमारा क्या है कि टोल्यूइन जो हमारा है सभी चीज़ों का, मतलब सेल्स या फिर सारे केमिकल्स का कंप्लीट प्रिजर्वेशन नहीं करता है हमारा, है ना। एवापोरेट होने से रोक लेगा यूरिन को, उड़ेगी नहीं यूरिन, लेकिन उसको कंप्लीट प्रिजर्वेशन नहीं कर सकता है हमारा टोल्यूइन जो हमारा होता है।
देन अगर हमको सेल्स की स्टडी करनी है, कास्ट की स्टडी करनी है, माइक्रोस्कोपी करनी है यूरिन की, तो हम लोग 10% फॉर्मेलिन डाल करके उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो हमको माइक्रोस्कोपी वाली जो चीज़ें हैं, हमको बैक्टीरिया या फिर जो पैरासाइट वगैरह हमारे होते हैं, सेल्स होती हैं, कास्ट होती है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई दे सकती हैं अगर हम लोग 10% फॉर्मेलिन डाल के रखेंगे। लेकिन अगर हम लोग उसी सैंपल का जिसमें 10% फॉर्मेलिन डाला हुआ शुगर टेस्ट करेंगे तो फिर शुगर टेस्ट हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग HCl यूज कर सकते हैं 6 नॉर्मेलिटी का। 6 नॉर्मेलिटी का HCl क्या होता है, 24 आवर यूरिन सैंपल को हम लोग यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए डालते हैं। 6 नॉर्मेलिटी का HCl हमारा। लेकिन इसको हम 24 आवर यूरिन से प्रिजर्वेशन के लिए डालते तो है, लेकिन इससे हमारा जो यूरिन है थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है हमारा। अब यूरिन हमारा अगर एसिडिक हो जाता है तो हम लोग उसमें एल्कलाइन और एसिडिक यूरिन नहीं बता सकते हैं हम लोग, है ना, तो वो हमारी दिक्कत हो जाती है। देन हम लोग सोडियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं यूरोबिलिनोजिन टेस्ट करने के लिए। तो यूरोबिलिनोजिन एक केमिकल होता है, उसको टेस्ट करने के लिए यूरिन में जो पाया जाता है कभी कभी, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं। लेकिन सोडियम कार्बोनेट सिर्फ हमारी यूरोबिलिनोजिन को प्रिजर्व करेगा, बाकी अदर टेस्टों को अफेक्ट कर सकता है। तो हमने देखा है कि अलग अलग प्रिजर्वेटिव डाल के हम लोग अलग अलग टेस्टों के लिए सैंपल, यूरिन सैंपल को प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन उनके सबके साइड इफेक्ट भी हैं कि यूरिन में फिर हम बाकी और जो चीज़ें हैं वो उसमें इफेक्ट पड़ती हैं। तो सबसे अच्छी मेथड है कि हम लोग उसको अगर कुछ घंटे के अंदर हमको टेस्ट करना है तो हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, 1 से 2 घंटे के अंदर करना है हमको तो। लेकिन अगर से हमको स्पेसिफिक टाइप का टेस्ट करना है और उसको थोड़ा टाइम के बाद करना है तो फिर हम लोग केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सभी केमिकल्स के सब लोग एक बार नाम पढ़ लेंगे, यूज़ पढ़ लेंगे उसके, और उसके कुछ प्रिकॉशन पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे इनको। इससे क्या होगा, जब एग्जाम में हमको पूछा जाएगा कि कौन सा हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, किस टेस्ट के लिए या फिर किस यूज़ के लिए, तो वो हमको याद रहेंगी चीज़ें। तो ये रेफ्रिजरेशन और केमिकल प्रिजर्वेशन 2 मेथड हमारी हो गई यूरिन सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए। अब देन हमारा फाइनल जो पार्ट है यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है बिना माइक्रोस्कोपी किए या फिर बिना कोई केमिकल का यूज किए, सिर्फ हम लोग उसको यूरिन को देखकर, सूंघकर या फिर उसकी मात्रा को माप करके हम बीमारी का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यूरिन की बिना माइक्रोस्कोपी किए, बिना केमिकल के यूज किए, सिर्फ उसको देखकर, सूंघकर या फिर उसकी मात्रा को माप करके हम जो अंदाजा लगाते हैं बीमारी का, वो हमारा कहलाता है फिजिकल यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है। आगे चलते कौन कौन से टेस्ट हम लोग फिजिकल यूरिन एग्जामिनेशन में करते हैं। तो इसके पैरामीटर्स हमारे हैं, कलर हम लोग देखते हैं यूरिन का, लाइट है, डार्क है, या फिर येलो है, या फिर रेड है, तो कौन सा कलर है। अलग अलग बीमारियों में यूरिन का कलर चेंज हो जाता है हमारा। दूसरा हम लोग देखते हैं क्लियरिटी, देखते हैं क्लियरिटी मतलब होता है यूरिन कितनी साफ है या फिर कितनी हमारी धुंधली है, गंदी है, फिर टर्बिड है हमारी है। तो जो यूरिन की क्लियरिटी है वो हम लोग देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है पेशेंट को। तीसरा हमारा है स्मेल, ऑडियोर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो गंध होती है यूरिन की, तो उस गंध से भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरिन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा हमारा होता है वॉल्यूम। तो यूरिन जो नॉर्मली जो अडल्ट होते हैं इनमें हमारा लगभग हमारा 1200 से 2000 ml यूरिन 24 घंटे में निकलता है, जो हमारा नॉर्मल यूरिन वॉल्यूम हमारा होता है। अगर इससे कम हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए, जैसे कि 500 से कम हो जाए, ठीक है, तो ओलियूरिया उसको बोलेंगे, या फिर हमारा 100 ml से कम हमारा यूरिन 24 घंटे के अंदर निकल रहा है तो उसको एनयूरिया हम लोग बोलेंगे। तो कई किडनी की अगर नॉर्मल थोड़ी बहुत समस्या है तो फिर थोड़ा कम निकलता है, लेकिन अगर सीवियर किडनी डिसीज हो गई, एक्यूट किडनी फेल्यूर ही हो गया किडनी का, तो फिर बहुत कम हमारी आउटपुट हो जाता है यूरिन का, तो वो भी हम लोग यहाँ वॉल्यूम से अंदाजा लगा सकते हैं। देन हमारा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि यूरिन जो है वो कितनी गाढ़ी है, मतलब उसका कितना थिकनेस है यूरिन की, तो वो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी से देखते हैं। अलग अलग बीमारियों में थिकनेस भी हमारी यूरिन की चेंज हो जाती है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेगा, ओवर हाइड्रेट अगर कोई हो जाएगा तो उसकी यूरिन थोड़ी सी पतली हो जाएगी हमारी, थोड़ा सा थिकनेस उसकी कम हो जाएगी हमारी। लेकिन अगर वहीं किसी को डिहाइड्रेशन हो गया तो यूरिन थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, थिकनेस उसका बढ़ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी बढ़ जाएगी हमारी। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पैरामीटर्स को देख करके उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसको क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूरिन के कलर के बारे में। तो एक एक करके हम सारी फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेंगे। तो हमारा जो यूरिन का कलर है वो नॉर्मली, पहले हम लोग नॉर्मल बात कर लेते हैं, नॉर्मली कैसे कलर होता है, फिर देन हम लोग एबनॉर्मल की बात करेंगे। तो जो नॉर्मली हमारे यूरिन का जो कलर होता है वो हल्का सा येलो कलर का दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेल येलो कलर का दिखाई देना। नॉर्मल व्यक्ति है, हाइड्रेटेड व्यक्ति है, पानी की उसकी मात्रा, पानी की उसकी बॉडी में कोई कमी अगर से नहीं है, तो उसका यूरिन जो है हमारा पेल येलो कलर का दिखाई देगा। यदि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेता है, मतलब ओवर हाइड्रेटेड अगर से हो जाता है, तो फिर उसकी यूरिन कलर हमको जैसे नॉर्मल हमारा वाटर होता है, वाटरी कलर का हमको दिखाई देने लगता है, ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा हमारा उसका यूरिन
हो जाता है। तो यूरिन का जो कलर जो हमारा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मतलब अगर हम येलो कलर की बात करें कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिएगा तो बिल्कुल लाइट हो जाएगा, नहीं नॉर्मल पानी पिएगा तो पेल येलो रहेगा, कम पानी पिएगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो जो 3 कलर हमारे हैं, ज़्यादा लाइट, बिल्कुल नॉर्मल या फिर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, तो वो हमारे पानी के ऊपर डिपेंड करता है कितना है। और जो ज़्यादा हमारा डार्क यूरिन कलर आ रहा है तो हो सकता है हमको फीवर हो, तो फीवर में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बॉडी से क्या है, पानी इवेपोरेट होकर निकलने लगता है, जिसके कारण हमको यहाँ पे डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिलता है और हमारा यूरिन का जो कलर है वो हमारा जो है वो डार्क येलो कलर का हमारा हो जाता है। अब अदर कलर की बात कर लेते हैं येलो के अलावा, जैसे कि अगर किसी का ब्राउन कलर का यूरिन दिखाई दे रहा है, फिर अंबर कलर का दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है उसको लीवर डिसीज हो। लीवर में अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो बिलिरुबिन जो है, जो लीवर में पाया जाता है, वो यूरिन में आने लगता है, और यूरिन में जब बिलिरुबिन आता है तो यूरिन का कलर जो हमारा है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, फिर अंबर कलर का हमारा हो जाता है, हिंदी में भूरा कलर उसको हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा डार्क है ना। या फिर किसी व्यक्ति का रेड कलर या फिर पिंक कलर का यूरिन दिखाई दे रहा है। रेड और पिंक कलर का यूरिन दिखाई देता है जब हमारे यूरिन में ब्लड आता है, ब्लड सेल्स आती हैं, या फिर हीमोग्लोबिन अगर यूरिन में आने लगता है तो हीमोचूरिया उसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन या फिर हमारे आरबीसीज का ब्लड में आना। ठीक है, क्या आ सकता है, जब किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी किडनी में स्टोन हो गया हो, ठीक है, किडनी प्रॉपर तरीके से काम न कर रही हो, या फिर हो सकता है कि कई बार आरबीसीज के कारण कलर कई बार नहीं भी आता है, कई बार हो सकता है कि उसको मेडिसिनल कलर हो, कुछ उसने लाल कलर की दवाइयाँ खा ली हो जिसके कारण उसका कलर यूरिन का लाल हो गया हो। क्योंकि देखो दिक्कत ये होती है कि अगर से कोई व्यक्ति कुछ मेडिसिन या फिर कलर वाला कोई ऐसा फूड खाता है तो हमारी बॉडी को, नॉर्मली बॉडी को कलर की जरूरत है नहीं है, मतलब नॉर्मल बॉडी को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, लेकिन उस कलर की क्या जरूरत बॉडी को। तो जो कलर हम लोग खाते हैं, चाहे खाने में खाएं या फिर कुछ ऐसा फूड खा लें, सब्जियां कुछ ऐसी खा लें, या फिर मेडिसिन में हमारा कलर चला जाता है, तो बॉडी उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालती है। तो फिर बॉडी अलग अलग जब निकालती है यूरिन को, तो यूरिन हमारी जो है अलग अलग कलर की दिखाई दे सकती है, जैसे लाल, गुलाबी या फिर नारंगी, हरी, नीली। यूरिन जो होती है हमारी अलग अलग कलर की मेडिसिन के कारण भी दिखाई दे सकती है। एक तो कंडीशन होगी बीमारी वाली, जो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका हेमेचूरिया है, मतलब हेमेचूरिया मतलब यूरिन में ब्लड आ रहा है, हमारे आरबीसी आ सकती है, फिर आरबीसी टूट करके हीमोग्लोबिन आ सकता है, या फिर हो सकता है उसने खाना खाया हो कुछ ऐसा, जैसे चुकंदर खा लिया हो उसने खाने में, या फिर मेडिसिन ऐसी कुछ ले ली हो, तो उसके कारण भी हमारा क्या हो सकता है कि उसका यूरिन का कलर रेड हो सकता है हमारा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पथरी रहती है जिसको स्टोन बोलते हैं, या फिर खून आता है, तो भी उसके कारण हमारा रेड आता है। हो सकता है हमारा यूरिन का कलर नारंगी आ रहा हो, तो नारंगी क्या होता है, कुछ मेडिसिन के कारण हमारा नारंगी कलर यूरिन में आ सकता है, या फिर उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है तो डार्क येलो से कारण उसका नारंगी हो जाता है, फिर ऑरेंज कलर हो जाता है उसका। ठीक है, तो हो सकता है मेडिसिन का कलर हो, या फिर हो सकता है उसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया हो। यदि किसी व्यक्ति का कलर ग्रीन या फिर ब्लू आता है, किसी व्यक्ति के यूरिन का कलर, तो उसको हो सकता है इन्फेक्शन हो, या फिर कुछ ड्रग्स वगैरह हो, ड्रग्स मतलब कुछ दवाइयाँ वगैरह उसने ली हो जिसके कारण उसका कलर हमारा है ब्लू या फिर ग्रीन दिखाई दे रहा है। इन्फेक्शन में क्या हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को सूडोमोनास का इन्फेक्शन होता है, सूडोमोनास एक बैक्टीरिया होता है, तो सूडोमोनास का इन्फेक्शन होता है तो उसका यूरिन का कलर हमको ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अब यदि किसी व्यक्ति का यूरिन का कलर ब्लैक कलर का हमको दिखाई दे रहा है, तो ब्लैक कलर जो है एल्केप्टोन्यूरिया के कारण दिखाई देता है। एल्केप्टोन्यूरिया एक बीमारी होती है जो कि जन्मजात होती है, हमारी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बीमारी है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। तो हमने बात करी नॉर्मल पेल येलो होता है, जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ता जाएगा तो डार्क कलर होता जाएगा यूरिन का, येलो, डार्क येलो या फिर ऑरेंज हो जाएगा, या फिर अलग अलग कंडीशन, ब्लड आएगा तो रेड, या फिर काला आएगा तो एल्केप्टोन्यूरिया हो सकता है। तो हमने देख लिया अलग अलग कलर हमारे अलग अलग बीमारियों में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके क्लियरिटी की। क्लियरिटी का मतलब होता है पारदर्शिता। अब पारदर्शिता को मैं एक बार समझा देता हूँ, इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, सब कुछ सही चल रहा नहीं चल रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है, क्लियरिटी की जो बात होती है, क्लियरिटी का मतलब होता है यूरिन कितनी साफ दिखाई दे रही है हमको, है ना। तो क्लियर का मतलब होता है साफ दिखाई देना। तो नॉर्मली यूरिन जो होती है वो हमारी साफ दिखाई देती है, पूरी तरीके से सामान्य, इसको हम यूरिन बोल सकते हैं। हमने एक पिक्चर यूज करी हुई है अलग अलग कंडीशन समझाने के लिए कि स्लाइडली क्लाउडी या फिर टर्बिड कैसे दिखाई देगी यूरिन। ठीक है, तो जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की यूरिन में म्यूकस आ रहा है तो हो सकता है उसको हल्का सा किसी टाइप का इन्फेक्शन हो, या फिर कंटामिनेशन हो गई हो, यूरिन में कुछ दिक्कत रही हो, कंटेनर सही नहीं रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो कंटामिनेटेड यूरिन या फिर हल्का सा इन्फेक्शन होने के कारण यूरिन में म्यूकस आ सकता है, फिर यूरिन का कलर हमारा जो है स्लाइडली क्लाउडी दिखाई दे सकता है। तो पहला जो हमारी यूरिन है
देखो सबसे पहले जो क्लियर यूरिन है, साफ यूरिन है, तो इसके पीछे जो करेक्टर्स हैं, जो हम लोगों ने शब्द दिख रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं, तो उसको क्लियर यूरिन हम बोल रहे हैं, पीछे पेपर लगाया हुआ है। देन दूसरी जो कंडीशन है इसमें क्या है, स्लाइडली क्लाउडी हमको दिखाई दे रही है, तो पीछे के जो शब्द है वो हल्के से धुंधले दिखाई दे रहे हैं हमको। तीसरी जो है क्लाउडी है, जिसको हम लोग और साफ हमारे अक्षर जो पीछे के शब्द वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और चौथी जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है टर्बिड, इसमें पूरी तरीके से पीछे के शब्द हमारे नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, इसकी आर पार दिखना मुश्किल हो जाता है। तो क्लाउडी कब होती है, जब किसी व्यक्ति की यूरिन में WBC, RBC या पस सेल्स आ रही हो, ठीक है। तो अगर पस आ रही है, WBC आ रही है, फिर RBC आ रही है, तो फिर उसकी यूरिन क्लाउडी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेंगे टर्बिड कैसे होगी किसी व्यक्ति की यूरिन। यदि किसी व्यक्ति को सीवियर इन्फेक्शन हो गया है तो टर्बिड यूरिन उसकी हो जाएगी। सीवियर इन्फेक्शन में क्या होगा, जो RBC, WBC या पस आ रही थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगी यूरिन में, और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगी तो यूरिन को आर पार देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्बिड। तो कौन कौन सी कंडीशन देखी, नॉर्मल व्यक्ति है तो क्लियर, थोड़ा सा म्यूकस वगैरह थोड़ा हल्का इन्फेक्शन है तो स्लाइटली क्लाउडी, थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फेक्शन है, पसेल, WBC, RBC आ रही हैं, तो फिर उसको बोलेंगे उसको क्लाउडी यूरिन हो गई है। या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी बोलेंगे टर्बिड यूरिन हो गई। तो हमने देखा कि यूरिन कितनी साफ है या फिर कितनी टर्बिड है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि उसको क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हम बात करते हैं ऑडियोर की। ऑडियोर का मतलब होता है स्मेल या फिर गंध, हम इसको बोल सकते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं उनमें अगर कोई बीमारियां हैं तो उनमें अलग अलग टाइप की स्मेल आती है यूरिन से। जैसे कि अगर माइल्ड हल्की सी स्मेल आ रही है तो नॉर्मल है, यूरिन में हल्की सी स्मेल आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर से किसी की अमोनिया की स्मेल किसी की यूरिन से आ रही है, तो अमोनिया में क्या होता है, अगर किसी को UTI इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति को है, ठीक है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है अधिकतर इसमें, तो बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो यूरिया का यूज करते हैं। यूरिया हमारे यूरिन में पाया जाता है, तो यूरिया का यूज करके यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करने लगते हैं। तो जब वो यूरिन बॉडी से पास होती है तो हमको अमोनिया के जैसे हमको स्मेल आती है, ठीक है। तो हल्की सी स्मेल है तो नॉर्मल है, अमोनिया की स्मेल आ रही है तो हो सकता है उसको UTI का इन्फेक्शन हो, अमोनिया जो बैक्टीरिया जो है यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हो। हल्की सी मीठी या फिर फ्रूटी स्मेल किसी व्यक्ति की यूरिन में आती है तो हो सकता है उसको डायबिटीज़ हो। डायबिटीज़ जब व्यक्ति के शरीर में होती है तो उसकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं। जब थोड़ा व्यक्ति थोड़ा टाइम से खाना नहीं खाता है या फिर उसको डायबिटीज़ होती है तो जो हमारी बॉडी का फैट है वो कीटोन्स में कन्वर्ट होने लगता है, कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं बॉडी में। और जब कीटोन बॉडीज बनती हैं तो वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने लगती हैं, और जब वो बाहर निकलती हैं तो हमारी यूरिन कलर है और यूरिन का जो स्मेल है वो हल्की सी फ्रूटी हो जाती है। अब फाउल स्मेल अगर किसी व्यक्ति की यूरिन से आ रही है, मतलब हल्की सी सड़ी हुई या फिर बदबू बहुत ज़्यादा कर रही है यूरिन, तो उसका हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन हो किसी भी बैक्टीरिया का, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो। तो हमारी क्या है, यूरिन बहुत ज़्यादा स्मेल करती है और सड़ी हुई चीज़ों जैसे स्मेल करने लगती है यूरिन। तीसरा हमारा होता है मैपल सिरप जैसी स्मेल। मैपल सिरप जो हमारी होता है वो एक बीमारी है। मैपल सिरप एक सिरप है, लेकिन उससे उसकी स्मेल उसी की जैसी अगर स्मेल यूरिन से अगर आ रही है तो एक जेनेटिक बीमारी है जिसके कारण मैपल सिरप जैसी स्मेल आती है उस व्यक्ति की यूरिन से। इसको हम लोग बोलते हैं मैपल सिरप यूरिनरी डिसीज, MSUD। MSUD अगर किसी व्यक्ति को है मैपल सिरप यूरिनरी डिसीज तो उसकी बॉडी से मैपल सिरप, उसकी यूरिन से मैपल सिरप जैसी स्मेल आ सकती है। अब किसी की बॉडी से अगर मौसी स्मेल आ रही है तो मौसी स्मेल हमारी होती है फिनाइल कीटो यूरिया। फिनाइल कीटो यूरिया एक प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो अमाइनो एसिड्स मतलब प्रोटीन्स का प्रॉपर तरीके से उसका नहीं कर पाती है, तोड़ नहीं पाती है उसको। वो जो प्रोटीन्स हैं, जो अमाइनो एसिड्स हैं हमारी यूरिन में आने लगते हैं, तो उनके कारण हमको यहाँ पे हल्की सी मॉइस्चर टाइप की स्मेल हमको यहाँ पे दिखाई देती है यूरिन की। तो हम बोल सकते हैं PKU किसी को बीमारी है, ठीक है, फिनाइल कीटो यूरिया, या फिर हमारे को किसी को मार्पल सिरप डिसीज है किसी को, तो यहाँ पे हमको ये दोनों जो हमारी PKU बीमारी जो हमारी है फिनाइल कीटो यूरिया उसमें, या फिर हमारी MSUD, ये दोनों जो है जन्मजात बीमारियां होती है ना, और दोनों में ही हमारा जो है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है तो प्रोटीन्स हमारे हैं यूरिन में आने लगते हैं। तो हमको यहाँ पे इस टाइप की हमको मार्पल सिरप और मॉइस्चर टाइप की हमको स्मेल दिखाई देती है। तो हमने देख लिया कि नॉर्मल यूरिन में कैसी हल्की सी स्मेल रहती है, अमोनिया, फ्रूटी, फाउली, मार्पल सिरप या फिर मॉइस्चर टाइप की स्मेल किन किन कंडीशनों के कारण आ सकती है और क्या उसके सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने स्मेल की बात कर ली। लास्ट हमारा जो है वो है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे नापते हैं, 24 घंटे में किसी की बॉडी या फिर किसी की किडनी कितना यूरिन फिल्टर कर रही है
उसको हम लोग बोलते हैं कि उसकी बॉडी जो है, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसकी 800 से 2000 ml पर डे, मतलब 24 घंटे के अंदर जो दोनों किडनी जो है उस व्यक्ति की, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति की 800 से 2000 ml यूरिन पास करती हैं या फिर बनाती हैं या फिर आउटपुट देती हैं यूरिन का। यदि किसी व्यक्ति के बॉडी में या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर क्या होगा कि यूरिन का परसेंटेज जो है, आउटपुट जो है वो कम हो सकता है। जैसे किसी की किडनी में अगर से किडनी प्रॉब्लम करने लगे, उसको इन्फेक्शन हो जाए, फिर किडनी फेल्योर हो जाए, तो यूरिन की जो क्वांटिटी है वो कम होने लगती है धीरे धीरे। जैसे जैसे किडनी की सीवियरिटी बढ़ती जाएगी डिसीज की, वैसे वैसे यूरिन की क्वांटिटी कम होती जाएगी। या फिर किसी को डायबिटीज अगर होती है, तो जिन व्यक्ति को डायबिटीज होती है उनकी बॉडी से जो है यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पास होने लगती है। जैसे हमारा 2000 यहाँ पे ml पर डे है, तो उनकी बॉडी में 2500 से ml से भी ज़्यादा उनकी यूरिन पर डे जो है बॉडी से बाहर निकलने लगती है। तो जिनको डायबिटीज होती है उनको बार बार पेशाब लगती है ना। तो बात इसके बाद थोड़ा एक बार बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, जैसे कि एक है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया इसको बोल सकते हैं हम लोग। ओलिगोयूरिया में क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति की किडनी 400 ml से कम 24 घंटे में यूरिन पास कर रही है, तो हो सकता है उसकी किडनी जो है कमजोर हो गई हो, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हो, उसको किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो। तो उसकी जो है नॉर्मल हमारी 800 से 2000 ml पर डे निकालती है यूरिन किडनी, लेकिन वो 400 से भी कम निकाल पा रही है। और एक कंडीशन है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में यूरिन का बाहर निकलना बॉडी से। तो 2500 ml से भी ज़्यादा निकलने लगती है 24 घंटे में, तो डायबिटीज़ का सिम्टम हो सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई पानी पीता है तब भी ऐसा हो सकता है, लेकिन डायबिटीज़ के कारण ऐसा हो सकता है। फिर एक होती है एनीयूरिया। एनीयूरिया का मतलब होता है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो जाना यूरिन का निकलना। कभी कभी तो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, नहीं तो हमारी 100 ml से भी कम यूरिन निकलती है पूरे के पूरे 24 घंटे में। तो अगर से किसी की किडनी फेल हो गई है, रीनल फेल्यूर हो गया है, एक्यूट रीनल फेल्यूर हो गया है, तो हमको ऐसी कंडीशन उसकी बॉडी में देखने के लिए मिलती है कि उसकी यूरिन 24 घंटे के अंदर 100 ml से भी कम हमारी यूरिन को पास करती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी हमारे डायग्राम में भी ऐसी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इनको हम देख लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि पांचवा हमारा पॉइंट जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि यूरिन का घनत्व, मतलब गाढ़ापन कितना है, यूरिन जो है थिन है, थिक है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी में देखते हैं। तो जो ये सारी चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन है, इसमें हम किसी भी टाइप के केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, या फिर यूरिन को हम लोग माइक्रोस्कोप में अभी नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसको देख करके पता लगा रहे हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम देख करके पता लगा सकते हैं। इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक टाइप का यूरोनोमीटर यूज़ करते हैं। यूरोनोमीटर में क्या होता है, ऐसे मार्किंग्स बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब एक हम लोग ऐसे एक सिलेंडर लेंगे जिसमें यूरिन को हम लोग फिल करेंगे। इतनी यूरिन फिल करेंगे कि हमारा जो है यूरोनोमीटर है उसमें डूब जाए, उसके अंदर चला जाए। ठीक है, यूरोनोमीटर मार्किंग बनी हुई है। इस मार्किंग में लिखा हुआ है कि 0.000, 0.010, 0.020, तो ऐसे अलग अलग मार्किंग रहती हैं। ये मार्किंग हमको ये देखने में मदद करती है कि किसकी यूरिन कितनी ज़्यादा गाढ़ी है या फिर पतली है या फिर थिक है या फिर थिन है। ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी है यूरिन की, मैंने देखने में मदद करती है हमको। अब हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर में अब यूरिन फिल करते हैं और हम लोग जो यूरोनोमीटर है उसको इसके अंदर डालते हैं। और जब यूरोनोमीटर को उसके अंदर डालते हैं तो यूरोनोमीटर एक पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे जो मार्किंग है, उस मार्किंग जहाँ पे यूरिन खत्म हो रही है हमारी, ठीक है, वहाँ पे जो मार्क है हमारे यूरोनोमीटर का, वो मार्क हम देख लेते हैं। जब वो मार्क हम लोग देखते हैं तो वो मार्क से हमको पता चल जाता है कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी। ठीक है, तो यूरोनोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी हम देख सकते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी के हम लोग स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं, केमिकल का यूज़ करके भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बता सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है ना। आजकल ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग यहाँ पे केमिकल के यूज़ करके ही पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हुआ, नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति है तो उसका जो है 1.020 से 1.030 नॉर्मल हमारा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। यूरिन की नॉर्मल होती है, स्वस्थ किडनी हम उसको बोल सकते हैं, तो किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज़ है, डायबिटिक है अगर से कोई व्यक्ति, तो उसकी यूरिन में क्या आने लगेगी, शुगर आने लगेगी, और भी चीज़ें प्रॉब्लम होंगी। या फिर किसी व्यक्ति ने बहुत टाइम से पानी नहीं पिया है, डिहाइड्रेट हो गई उसकी बॉडी, तो डिहाइड्रेशन और डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है, मतलब यूरिन जो है बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है हमारी। ठीक है, तो डायबिटीज़ और डिहाइड्रेशन में हमारी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, यूरिन थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, अब पतली कब हो जाती है, जब हमारी जो अगर किसी व्यक्ति को किडनी की डिसीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, CKD अगर से किसी पेशेंट को CKD है, CKD है किसी और व्यक्ति को, तो उसकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने लगती है। तो 1.010
या फिर इससे कम आ रही है तो उसको हो सकता है किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, जिसके कारण उसकी जो यूरिन है वो पतली हो जाती है। ठीक है, अब यदि कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेता है तो और ज़्यादा पतली हो जाएगी उसकी यूरिन, मतलब थिन हो जाएगी थोड़ी सी, 1.005 या फिर इससे कम अगर किसी की यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है तो हम उसको बोल सकते हैं उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिया, ओवर हाइड्रेटेड है वो व्यक्ति, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है बहुत ज़्यादा कम आ रही है हमारी। ठीक है, तो हमने बात कर ली स्पेसिफिक ग्रेविटी की, हमने 5 चीज़ों की बात कर ली। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन पे। अब हमारी ये शॉर्ट समरी है, जो जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसमें, है ना। तो क्या है कि हमने देखा कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं, यूरिन का प्रिजर्वेशन करते हैं और कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन उसका करते हैं, हमने पूरा हिंदी में सारी चीज़ समझी है। ठीक है, अब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के जरिए होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये 3 प्रोसेस के थ्रू हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन सैंपल का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, अलग अलग कंडीशन में यूरिन सैंपल कलेक्ट कैसे करते हैं, तो रैंडम, फर्स्ट मॉर्निंग में स्टीम और 24 आवर यूरिन सैंपल हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। वो इस पर डिपेंड करता है कि क्या टेस्ट हम लोग उस व्यक्ति कर रहे हैं। देन हम लोग का यूरिन सैंपल जो है खराब होने से बचाने के लिए हम लोग उसको अलग अलग तरीके से प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग यहाँ पे रेफ्रिजरेटर या फिर केमिकल प्रिजर्वेटिव का यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारी यूरिन खराब ना हो। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोगों ने बात करी कि ऐसी मेथड जिसमें माइक्रोस्कोप का यूज ना करें, कोई केमिकल का यूज ना करें, सिर्फ उसको देख करके कलर, क्लियरिटी, ऑडियो और वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी देख करके बता सकें कि उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन। यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग को ये पता चलता है कि कोई किसी का हाइड्रेशन स्टेटस कैसा है, मतलब पानी पिया है कि नहीं पिया है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, डायबिटीज है कि नहीं है, लीवर की कोई डिसीज या फिर किडनी की कोई डिसीज तो नहीं है। इन सब चीज़ों का पता हमको फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल सकता है। नॉर्मल यूरिन जो है वो 800 से 2000 ml पर 24 घंटे में हमारी यूरिन किडनी पास करती है यूरिन। तो ये हमारी शॉर्ट समरी हो गई आज की। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे एंड हो जाती है। अभी हम लोग लिंक शेयर करेंगे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, तो सब लोग लाइव डिस्कशन के लिए उसमें ज्वाइन करेंगे और ये वीडियो को लाइक कर देंगे। और इसमें कमेंट हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं, 10 MCQ हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं। तो वो 10 MCQ क्या करेंगे कि उनको सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करके जाएंगे, है ना। हर वीडियो में हम लोग 10 MCQ ऐड कर रहे हैं आज